नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश आप लोगों के सामने और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ईवीएस का 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग दूसरा लेक्चर आप लोगों के सामने है। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने पहले लेक्चर से कुछ चीज़ों को समझना शुरू कर दिया होगा और महत्व को समझना शुरू कर दिया होगा और उसको किस प्रकार से इन प्रश्नों को इस सिलेबस को फिनिश करना है, आपको कितना वाइड लेके जाना है चीज़ों को, इसको हम देखेंगे। हम लोगों ने पहले क्लास से स्टार्ट किया था वाटर जो एक टॉपिक है, 5 से 6 टॉपिक है मात्र, उसको हम डिटेल में कर रहे हैं। तो आज वाटर में दूसरा लेक्चर है आप लोगों का, जिसमें हम लोग चीज़ों को देख के थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, लिमिटेड समय है और लिमिटेड चीज़ों के साथ हमें इन टॉपिक्स को करना है। खासतौर से अगर मैं एक टॉपिक की बात करूं तो हर टॉपिक के एटलीस्ट 50 से 60 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो चीज़ें वो डन हो जाएंगी, क्योंकि टॉपिक तो सिंपल है और सिंपल टॉपिक से ज़्यादा वास्ट और कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं। आसान क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होने चाहिए। परीक्षा में 2 तरह की सिचुएशन होती हैं, कुछ ईजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ गलत क्वेश्चन और कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं। ईजी क्वेश्चन आप करते जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ थोड़े से टफ और कर लिए तो काम हो जाता है। सिचुएशन ख़राब वहाँ होती है जब हमने टफ तो देखा नहीं, इजी भी हमारे गलत होने लग गए, है ना। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा। टॉपिक अगर आप देखेंगे तो आपको बड़े साधारण से बड़ी इजी से लगेंगे, लेकिन वहाँ पे हमें नंबर बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। चलिए शुरू करते हैं और पहले लेक्चर के आगे हम लोग फटाफट चीज़ों को लेके बढ़ते हैं। हम लोगों ने वाटर को देखा था, हम लोगों ने वाटर के बारे में, जल के बारे में बोला था कि इसको हम 2 हिस्सों से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे भूगोल के हिस्से से, एक पढ़ेंगे हम लोग साइंस के हिस्से से, और इसको मर्ज करते हुए चलेंगे चीज़ों को लेके। तो आज हम लोग वाटर का हम लोगों ने जनरल डिस्क्रिप्शन कल देखा था और आज वहाँ से यहाँ इसके जोग्राफिकल और एक प्रकार से साइंटिफिक जो रैशनल है उसको लेके बात करेंगे। तो आपके सामने ये दिख रहा होगा, वाटर साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो पानी है जो पृथ्वी पे एक पूरे साइकिल के तहत परिसंचरण उसका होता रहता है, पूरे सिस्टम में वो घूमता रहता है, यहाँ गया, यहाँ से यहाँ वापसी आया, और इस सिस्टम को साइकिल बोला जाता है, वाटर साइकिल बोला जाता है। हर वो पदार्थ जो सिस्टम में रोटेट कर रहा है उसकी एक साइकिल होती है अपनी। बहुत सारे ऐसे तत्व हैं हमारे पृथ्वी पर जिसकी अपनी साइकिल डेवलप है, जैसे कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है। उसी प्रकार जल की भी अपनी एक साइकिल है। इससे पहले इसकी थोड़ी सी ना साइंटिफिक डिटेल में हम लोग चल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा साइंटिफिक डिटेल पढ़ लेंगे ना तो आपको वाटर से थोड़ा सा कहानी समझ में आने लगेगी कि एक्चुअली चीज़ क्या है। इसको हिंदी में जल बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला आपको पता है H2O। यहाँ H का मतलब हाइड्रोजन है और O का मतलब ऑक्सीजन है। जो बच्चे बिल्कुल ज़ीरो से हैं मैं उनके लिए भी समझा दूँ, आपको बहुत बेसिक सा लेक्चर लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के 2 जो एटम जुड़ जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल तैयार होता है जिसको कि हम वाटर के नाम से साधारण रूप से जानते हैं। हाइड्रोजन ऑक्साइड की भी इसको आप बोल सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का है। ऑक्सीजन होता है और इस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के एटम्स चिपके हुए हैं और इनके बीच में 104 डिग्री का एंगल होता है। ये स्ट्रक्चर है इसका, ये केमिकल स्ट्रक्चर है इसका। क्या है? केमिकल स्ट्रक्चर। और जो लाइन दिख रही है ना, ये इनकी बॉन्डिंग है, जोड़ है, गठजोड़ है। देखिए केमिस्ट्री में मुख्य रूप से 2 तरह की बॉन्डिंग होती है, एक होती है आयनिक और एक होती है कोवेलेंट। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, ये सब बॉन्डिंग वगैरह क्यों होती हैं? एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, एक स्टेबल प्रोडक्ट या कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाने के लिए। जो ऑक्सीजन है, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएँ तो आप थोड़ा सा हमें केमिस्ट्री अगर ध्यान दें, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, अब देखिए ये सिचुएशन है। अब इसका जो ऑक्सीजन का जो 8 परमाणु क्रमांक है, तो इसको हम अगर इसका विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो वो 2/6 होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जिसे बोलते हैं। मतलब इसके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और स्टेबिलिटी पाने के लिए आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये ऑक्सीजन जो है वो स्टेबल हो जाएगा। सारी बात स्टेबिलिटी की है। पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स में कहानी सारी स्टेबिलिटी की होती है। वो चीज़ जिसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है वो ही एग्जिस्ट करती है। अनस्टेबल चीज़ अपनी स्टेट में जल्दी लगातार उस फॉर्म में रह नहीं सकते हैं, है ना। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, इसका स्ट्रक्चर पे अगर हम आते हैं, ये ऑक्सीजन है और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन थे 6, वो ऐसे घूम रहे हैं, है ना। मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया
और बोला ऐसा है चलो शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं। अब दो तरीके की एक दूसरे की स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का। एक तो होता है कि अपना पूरा ही निकाल के दे दे उसको स्टेबल करने के लिए, है ना, गठजोड़ करने के लिए, और एक होता है दोनों काम चलाने के लिए आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर लें। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं तो ये टॉपिक ना बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर पर चला जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर पर जाए, हम वाटर तक पे ही रहें। मुख्य रूप से एक दूसरे को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए आपस में रिएक्शंस होती हैं। जितनी रिएक्शंस हैं स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए होती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। अगर दोनों स्टेबल होंगे तो कभी भी रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए तो बोलते हैं हीलियम जो गैस है वो स्टेबल रहती है, तो हीलियम में रिएक्शन जल्दी नहीं होता है, जो जिनको हम इनर्ट गैस बोलते हैं। मैक्सिमम स्टेबिलिटी उन्हीं में होती है। अब देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। इसको स्टेबिलिटी पाने के लिए 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन सब मिला के, है ना। और ऑक्सीजन का 8 है, तो आउटर में इसके 6 हैं। आउटर में इलेक्ट्रॉन कितने इसके? 6 हैं। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, हुन्स रूल, है ना। तो इसको आउटर में अगर 8 हो जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। अब इन्होंने आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग की कि हम शेयरिंग कर लेते हैं, ऐसे ये बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। इससे हाइड्रोजन के, दोनों हाइड्रोजनों के पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये एक बड़ा गोला हो गया। अपने ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 उसके अपने थे और एक इन्होंने शेयरिंग से ले लिए। तो ये कुछ केमिकल बॉन्डिंग बनती है, और इसी के साथ ही वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो डेवलप होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, लेकिन जब ये आपस में बॉन्डिंग करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसका नेचर इन दोनों से ही डिफरेंट निकलता है। यही है केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसी का यही जो स्ट्रक्चर है मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि ये इस तरह बनता है ना। इसमें 104 डिग्री का एंगल बनता है इस प्रकार से, ये है। और ये जो तत्व बनता है ये आपका वाटर या हाइड्रोजन ऑक्साइड कहलाता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल। क्या होता है? हेक्सागोनल। पेपर में पूछ लेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, अलग अलग होते हैं, टेट्राहेड्रल होता है, ये होता है हेक्सागोनल। क्या होता है? हेक्सागोनल। इसको याद रखिएगा, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो केमिकल फार्मूला आपको पता लग गया। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मतलब इस जितने भी ये मॉलिक्यूल, इन सबका पूरा मास, जो पूरा हाइड्रोजन ऑक्साइड इसका मास कितना है, तो इन सबके द्रव्यमान को जोड़ दीजिए, बात खत्म। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुना 2, है ना। प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16। कितना हो गया? 18। तो जो पानी है उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18 AMU, ठीक है, 18 AMU, ठीक है। अब इसमें गंध कैसी होती है? इसमें गंधहीन होता है, कोई गंध नहीं होती है। वाटर जो होता है कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है ना। इसकी अपना कोई कलर नहीं होता, जैसा डालेंगे जिस बर्तन में उस तरह दिखेगा आपको। ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। बहुत से लोग बोलेंगे सर पानी तो नीला दिखता है, नीला वाला कुछ नहीं होता है, वो डिस्पर्शन होता है वो। इसका घनत्व की बात की जा रही है कि इसका घनत्व कितना होता है। इसका घनत्व जो है लगभग 1 के आसपास होता है। तो अगर बिल्कुल प्रिसाइज चले तो 0.99170 ग्राम मिलीलीटर, है ना। ये इसका घनत्व है। डेंसिटी बोलते हैं इसकी, डेंसिटी 1 है, 1 के आसपास है। अच्छा, एक और चीज़, इसकी देखिए ज़्यादातर पदार्थों की डेंसिटी सॉलिड में ज़्यादा होता है। घनत्व मतलब कितने, डेंसिटी मतलब कि इनके जो मॉलिक्यूल्स आपस में कितने क्लोजली पैक्ड हैं, कितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं एक छोटे से एरिया में, है ना। इसमें 1 है। अब सॉलिड अवस्था में ज़्यादातर क्या होता है, किसी चीज़ों, ज़्यादातर चीज़ों का घनत्व ज़्यादा होता है। लेकिन वाटर ऐसी चीज़ है कि उसका सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड अवस्था में इसका डेंसिटी होती है। सॉलिड अवस्था में इसकी डेंसिटी कम होती है, और लिक्विड में मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम इसकी डेंसिटी होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बच्चे क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मतलब वो वाला पॉइंट जिसपे कि जो सॉलिड फॉर्म होती है वो लिक्विड फॉर्म में पिघल जाए, बन जाए, तो होता है इसका 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इसीलिए तो 0 डिग्री के आसपास पे जो बर्फ़ के रूप में जो लिक्विड होता है वो पिघलने लगता है, पानी बनने लगता है, ठीक। इसी प्रकार इसका बॉइलिंग पॉइंट है, वो पॉइंट जिसमें कि ये अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड से गैस बन जाए, है ना, बॉयल होने लग जाए, वो होता है आपका 99 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लगभग 99 पॉइंट समथिंग होता है, जो लगभग 100 डिग्री के आसपास पे जो पानी है वो बॉयल होता है। तो ये बेसिक्स इसकी प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये वाटर जो है पृथ्वी पे बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसकी प्रचुरता किस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज है ये भी मैंने आपको बताया था। 97% जो पानी है वो हमारे पीने योग्य, हमारे यूज़ में लाने योग्य नहीं है। अब इसके यूज़ क्या क्या होते हैं मैं पहले बता दूं। जीवन जीने के लिए बहुत एसेंशियल होता है बिकॉज इसके अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वजह से ही जितने भी ऑर्गेनिक
चीज़ें हैं पूरी पृथ्वी पे, वो सब जो है जीवन पाती हैं, बिकॉज ऑक्सीजन ही उनकी लाइफ साइकिल होता है और पानी इसका बहुत बड़ा सोर्स है। तो पानी सबसे पहले तो जीवन जीने के लिए यूज़ होता है, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं, अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में हर जगह इसको यूज़ करते हैं, नहाना धोना सब कुछ, है ना। ये एक बहुत बड़ा सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसको नहीं बोलेंगे। बहुत से लोग ना सॉलिड वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल देते हैं कि इसमें सब कुछ घुल जाता है। सब कुछ इसमें नहीं घूमता है, कई सारे अमाइंस नहीं घूमते हैं, कई सारे एलिफेटिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स नहीं घुलते हैं। तो इसके कुछ नेचर हैं जिसके कुछ नेचर की वजह से कुछ चीज़ें नहीं घुलती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें इसमें घुल जाती हैं। हाँ, अब इसमें अगर हम देखें चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हुए कि किस प्रकार से वायुमंडल में हमारे लिए काम करता है और ये हम इसको दैनिक जीवन में यूज़ कर पाते हैं। ये कई अवस्थाओं में घूमता रहता है और हमारे पृथ्वी पे, जैसे मैंने बताया कि लगातार ये सिस्टम में उसकी मात्रा कांस्टेंट बनी रहती है। पानी बरसता है, फिर भाप बनता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बरसता है, भाप बनता है, ऊपर जाता है, कुछ पानी ज़मीन में जाता है। ये सिस्टम चलता रहता है और इसी के ऊपर हमको देखना है। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने ये इमेज चिपकाने की कोशिश की है, जिसमें आपको सही लगे उसमें हम इसको देख सकते हैं। पहले मैं इंग्लिश वाली इमेज दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए वाटर साइकिल है, पानी इस तरफ सिस्टम में घूम रहा है। बहुत ही बचपन से आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। देखिए साधारण उस प्रकार में बताऊँ, ये ज़मीन पे पानी है, समुंदर नदियों नालों का पानी है। गर्मी पड़ी तो यहाँ से भाप बन के पानी ऊपर उठा, ठीक है। पानी ऊपर उठा तो यहाँ बादल बन गया, है ना। इवेपोरेशन होने के बाद जो पानी था वो इकट्ठा होके, कंडेंस होके, संघनित होके क्या बन गया? बादल बन गया। और वही बादल जब बहुत ज़्यादा पानी का प्रेसिपिटेशन हो जाता है और बादल पानी को रोक नहीं पाते हैं तो बरसते हैं। किस फॉर्म में? ड्यू की फॉर्म में, बारिश की फॉर्म में और बर्फ़ की फॉर्म में। टेम्परेचर के हिसाब से, एल्टीट्यूड के हिसाब से बरसते हैं। फिर वो पानी नीचे आता है, उसमें से कुछ पानी फिर नदी नालों में चला जाता है, कुछ पानी ज़मीन के नीचे चला जाता है और फिर इस प्रकार से वो प्रोसेस एन नंबर ऑफ टाइम रोटेट होता रहता है। तो अब क्वेश्चन इसमें ये आ जाएगा, बहुत बेसिक सा है तो आपको आता होगा। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है कि वाटर साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस लगे हुए हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं। वाटर साइकिल में सबसे पहले हम देखेंगे वाटर साइकिल किस प्रकार की रिएक्शन है। ये पेपर में आता है। वाटर साइकिल एक बायो जियो केमिकल रिएक्शन है, जिसमें बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल रिएक्शन एक साथ हो रही है और ये साइकिल में कंटिन्यूसली चलती रहती है, ठीक है। तो बायो जियो केमिकल साइकिल है। इसके और नाम क्या है? हाइड्रोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल, ये भी ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल। अब इसके बाद अगर हम देखें, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है वो होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है? जो लिक्विड वाटर है ना, वो जब सरफेस पे हीट पड़ती है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जनरेट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पे टच कर जाता है, बॉइलिंग पॉइंट टच होते ही वो हीट के रूप में, गैस के रूप में बन के ऊपर निकल जाता है, भाप जिसे बोलते हैं, है ना। भाप बनता है, यहाँ पहुँच गया। ये इस प्रोसेस को वाष्पीकरण बोलते हैं। इसके बाद जब भाप बन के, इसको स्टीम बोलते हैं, हम ऊपर आकाश में जब पानी पहुँच गया है तो वहाँ पे संघनन होता है। क्या होता है? संघनन, जिसको आप कंडेंसेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि जब पानी तो वैसे देखिए बहुत गर्म होता है जब भाप बन के ऊपर जाता है तो, लेकिन धीरे धीरे इसकी थर्मल एनर्जी खत्म होती है। जब इसके अंदर एक गर्मी खत्म होने लगती है तो ये कंडेंस होने लगता है, ठंडा होने लगता है और धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आता है कि इसकी पूरी थर्मल एनर्जी रिड्यूस हो जाती है और फिर से जैसे इसकी पूरी गर्मी थर्मल एनर्जी निकलती है फिर से वाटर की फॉर्म में जनरेट होने लगता है, फिर से अपनी फॉर्म ये स्टेट्स को चेंज करता है और फिर पानी के रूप में कन्वर्ट होकर नीचे सीधे बरस जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, संघनन बोलते हैं, है ना। संघनन होने के बाद क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब है बरसना, अपनी स्टेट चेंज करके, पहले पानी से भाप बना, फिर भाप से अपनी स्टेट को चेंज करके फिर से पानी बन के बरस जाना, ये कहलाता है प्रेसिपिटेशन। तो ये एक कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो कि इवेपोरेशन में फॉलो होते रहते हैं। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सब्लिमेशन, है ना। सब्लिमेशन क्या वाटर साइकिल में रोल अदा करता है? हाँ जी, सब्लिमेशन का रोल होता है। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड स्टेट सीधे गैस के स्टेट में बदलती है। जैसे कपूर जलता है ना, सीधे सॉलिड से गैस हो जाता है। तो क्या वाटर साइकिल में पानी का भी कुछ सब्लिमेशन होता है क्या? हाँ जी, होता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे, माउंट एवरेस्ट के आसपास, चिनूक वैली के आसपास, कि जो बर्फ़ है वो सीधे गैस के रूप में धुआं सा नहीं निकलने लगता है, सीधे बर्फ़ उसमें से भाप निकल रही है। जब बिल्कुल ही
बर्फ़ की मतलब बिल्कुल सॉलिड अवस्था में जो वाटर होता है उस पर जब बहुत तेज़ हीट पड़ती है, बहुत तेज़ सनलाइट पड़ती है, तो वो लिक्विड की बजाय सीधे भाप में पहुंच जाता है वो, है ना। सीधे वो 100 डिग्री की जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर टच करते ही वो सीधे भाप बन जाता है। तो ये प्रोसेस फॉलो होता है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है, इवोपोरेशन में इसका रोल होता है, वाटर भी सब्लिमेशन का स्वरूप धरता है, इस प्रोसेस को फॉलो करता है। कभी कभी खास तौर से पहाड़ी इलाकों में ऊंची पहाड़ी चोटी पर जो बर्फ़ ही होती है सीधे उसके धुआं आपको दिखता होगा, भाप दिखती होगी, वो यही होता है, सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। तो वाटर साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होकर ये आपको आ गया। हमें देखिए कुछ चीज़ों को ना बहुत स्मार्ट तरीके से लेके आगे चलना होगा। मैं जब इसके एमसीक्यूज कराऊंगा तो आपको चीज़ें और भी क्लियर होंगी। चैनल है पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बहुत लिमिटेड कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप इन विद राकेश सर्च करके ज्वाइन कर लो, वहाँ डेली बेसिस पे करंट मिल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन भी वहाँ मिलेंगे आपको। बिल्कुल मतलब आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि वो टाइम वेस्टिंग नहीं, ठीक। तीसरा, अगर आप केवीएस क्लासेस ज्वाइन नहीं किए तो केवीएस क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। संडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी। कोई भी क्वेरीज के लिए 7678668827 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अब देखिए तीसरी चीज़, हमको ये प्रोसेस समझ में आ गया कि कैसे कैसे इन चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये केमिकल फार्मूला हमारा हो गया, वाटर साइकिल में क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे वो हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ा हमें देख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। वाटर साइकिल की जो इमेज है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, उसको देख लीजिएगा, खुद से नोट्स बनाने की कोशिश इसकी कीजिएगा। वाटर क्या होता है, पोलर होता है। पोलर मतलब इसके पोल होते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जो मैंने स्ट्रक्चर बताया ना आपको, ये तो जो इलेक्ट्रॉन वैसे मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और जो देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन इसमें इस वाले कोवलेंट बॉन्डिंग में कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है ना, सिर्फ शेयरिंग हुई है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि ऑक्सीजन के पास थोड़ा थोड़ा ना नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के पास थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज है। तो जिस वजह से ये दो पोल्स बन जाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेवलप हो जाती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी डेवलप होती है, जिसकी वजह से कि ये पोलर बन जाते हैं, पोलर। और इसीलिए जो वाटर में ज़्यादातर पोलर सॉल्वेंट जल्दी घुलते हैं, सॉल्यूट जल्दी घुलते हैं, है ना। जो चीज़ पोलर होती है वो इसमें इजीली घुल जाती हैं। जो पोलर, जिनकी पोलैरिटी बहुत कम होती है, जो पोलर नहीं होते हैं वो जल्दी घुल नहीं पाते, जैसे ऑयल हो गया, है ना। ऑयल वाटर में जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो वाटर है गुड सॉल्वेंट माना जाता है, ज़्यादातर इसमें चीज़ें घुल जाती हैं, ठीक। दूसरा, ये एम्फोटेरिक नेचर होता है, पेपर में इंपॉर्टेंट आएगा। ये क्या होता है, ये एम्फोटेरिक नेचर मतलब पानी में एसिडिक नेचर भी है, पानी का बेस नेचर भी है। पानी अम्लीय की तरह भी बिहेव कर सकता है और पानी क्षार की तरह भी बिहेव कर सकता है। जब अमोनियम आयंस जब पानी में ब्रेक होते हैं, है ना, तो इसका एसिडिक नेचर दिखाते हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड ब्रेक होता है पानी में तो उसका बेसिक नेचर भी वहाँ से निकल के आता है, OH आयंस मूव करने लगते हैं, जबकि अमोनियम में H आयंस मूव करने लगते हैं, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिकली थोड़ा सा केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई होगी। इसके बाद वाटर हैज़ हाई हीट कैपेसिटी, मतलब वाटर को एक हीट कैपेसिटी क्या होती है कि एक ग्राम जो कोई पदार्थ है ना, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, ये हमारी हीट कैपेसिटी कहलाती है। तो वाटर की ना हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी इसकी सॉलिड में कम होती है, जैसा मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर खूब आता है। हाँ, ये हो गया। अब इसमें जो वाटर है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस वीडियो में बनाने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने सीखी हैं, और धीरे धीरे इस पर खुद से भी क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। कि अभी क्वेश्चंस की तरफ मत जाइएगा, अब इसमें कम से कम 2 से 2.5 लेक्चर और लगेंगे, फिर हम क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। और क्वेश्चंस का स्तर हम थोड़ा ऊंचा रखेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से हों। सिर्फ एनसीईआरटी में आपको तो 7th क्लास में टॉपिक दिखेगा, लेकिन बहुत बेसिक सा टॉपिक है वो, बहुत अपनी डेली लाइफ यूसेज का, वहाँ से ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, बस आपको ब्रशअप करनी है एनसीईआरटी, लेकिन क्वेश्चन का स्तर थोड़ा सा ऊंचा रहेगा। और ये जो मैं करा रहा हूँ इसमें जो थोड़ी सी केमिस्ट्री हम यूज़ कर रहे हैं वो इसीलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमें 10th तक के लेवल की तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, जल्द ही नए लेक्चर के साथ सामने आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।